गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आज हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला का श्वसन तंत्र। पाइला के श्वसन तंत्र के अनुसार एनिमल की हैबिट और हैबिटाट का इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पाइला एक एम्फीबियन एनिमल है, यानी कि जल और थल दोनों तरीके के वातावरण में जीवन व्यतीत करता है। इसी अनुसार इसका श्वसन तंत्र भी कार्य करता है, अर्थात जब पाइला जल के अंदर रहता है, फ्रेश वाटर तालाब के पानी के अंदर होता है, तो ये ब्रेंकियल रेस्पिरेशन की सहायता से, यानी कि गिल द्वारा होने वाली श्वसन क्रिया की सहायता से रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। और जब पानी के आसपास के ज़मीन पर आता है, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में सर्वाइवल करता है, तब पल्मोनरी रेस्पिरेशन के द्वारा अपनी श्वसन क्रिया को संपादित करता है और गैसों का आदान प्रदान करता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन काम करता है उसे पल्मोनरी चैम्बर कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं पहले ब्रेंकियल रेस्पिरेशन की। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन यानी गिल की सहायता से होने वाला श्वसन। पाइला के पास गिल की संख्या केवल 1 होती है और सिंगल गिल इसका जो प्रेजेंट होता है, हमने पैलियल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, मेंटल कैविटी में पाई जाने वाली संरचनाएं पढ़ी थी। तो मेंटल कैविटी या पैलियल कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक था ब्रेंकियल चैम्बर और एक था पल्मोनरी चैम्बर। तो ब्रेंकियल चैम्बर अर्थात उस तरफ जंतु का ये सिंगल गिल प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, यहाँ जो गिल पाया जाता है इसे एक बार दंती मोनोपेक्टिनेट गिल कहा जाता है। इसका अक्ष होता है, अभी आगे हम डायग्राम की सहायता से इसको समझेंगे। एक लंबी डंडी के ऊपर बहुत सारे छोटी छोटी स्मॉल दंतिकाओं जैसी संरचनाएं लगी होती हैं, जिन्हें लेमिलास कहा जाता है। और ये लेमिला सेंट्रल एक्सिस या केंद्रीय अक्ष के केवल एक ही और उपस्थित होती हैं, वन साइडेड होती हैं, इसीलिए देखने में हमको कंघे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। और ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ये ऑर्गन्स जो हैं वो कार्य करते हैं। तो ये हम यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं पाइला के, उनके डायग्राम को देख रहे हैं। ये जो चित्र है ये एनिमल की मेंटल कैविटी का है। मेंटल कैविटी के अंदर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एनिमल का ये जो ब्रेंकियल चैम्बर है, ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर यहाँ पर गिल उपस्थित है, मोनोपेक्टिनेट एक बार दंती गिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो श्वसन क्रिया को करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ वाला जो चैम्बर है, पल्मोनरी चैम्बर जो है यहाँ पर, इसमें पल्मोनरी सैक फुफ्फुसीय कोश उपस्थित है, बड़ा थैलेनुमा संरचना, इसके साथ एक छोटी पत्ती नुमा संरचना जुड़ी हुई है, और स्फेरिडियम जो जल की रासायनिक जांच का कार्य करती है। तो इस तरीके से एपिटीनिया या पर्दे की उपस्थिति, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ये बीच में एपिटीनिया दिखाई दे रहा है, ये पल्मोनरी सैक को अलग करता है। इस तरफ वाला हिस्सा जो है ये एनिमल का ब्रेंकियल सैक वाला रीजन है, और इस रीजन के अंदर यहाँ पर गिल जो है ये हमें मुख्य रूप से श्वसन अंग के रूप में यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। मोनोपेक्टिनेट ये जो गिल यहाँ उपस्थित है, इसकी विस्तृत संरचना हम इस दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं। नीचे जो कंघा बना हुआ है, कंघीनुमा संरचना मोनोपेक्टिनेट गिल की है। एक लंबा स्ट्रक्चर जिसके साथ ये छोटी छोटी पट्टलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, इसे गिल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस कहा जाता है। इस पर पाए जाने वाले लेमिलास यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, वो टेनिडियल एक्सिस जो है या गिल एक्सिस जो है यहाँ पर, ये मेंटल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। इस पर छोटी छोटी लेमिलास प्रेजेंट हैं। लेमिलास यहाँ पर अनइक्वल साइज की है, यानी कि किनारों के ऊपर आकार की दृष्टि से छोटी है, और केंद्रीय भाग जो होता है यहाँ पर आकार की दृष्टि से ये बड़ी होती जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो गिल एक्सिस होता है, गिल एक्सिस के साथ रक्त परिसंचरण तंत्र की भी यहाँ पर जुड़ाव होता है। 2 तरीके की ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं, एक को एफरेंट कहा जाता है और दूसरी यहाँ पर इफरेंट ब्लड वेसल मौजूद होती है। एफरेंट ब्लड वेसल का कार्य होता है अंगों से अशुद्ध रुधिर को गिल एक्सिस तक लेकर के आना, और वह रक्त जो होता है वो यहाँ पर गिल्स के ऊपर से होकर के गुजरता है, और इफरेंट ब्रेंकियल वेसल जो होती है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को
यहाँ पर जब गिल द्वारा पानी इस पर से होकर के गुजरता है, ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ पर उसके साथ मिलती है, तो इफरेंट ब्लड वेसल का कार्य होता है शुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुँचाना। लीफ लाइट स्ट्रक्चर्स की हमने बात की। लेमिला जो है वो अपने ब्रॉड बेस के साथ चौड़े सिरे की सहायता से इस गिल एक्सिस के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। दूसरी बात, इसके जो दोनों लेवल्स होते हैं, ऊपर वाला पोर्शन एफरेंट एक्सिस कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन इसका इफरेंट एक्सिस कहलाता है। तो हर लेमिला यहाँ पर जो होती है वो अनइक्वल होती है। इसकी फ्री साइड्स जो होती हैं, इनमें शॉर्टर साइड्स जो होती है उसमें एफरेंट वेसल खुलती है, और नीचे वाला आधार वाला भाग जो होता है ये कंपैरेटिवली ब्रॉड होता है, जो कि इफरेंट ब्लड वेसल के कांटेक्ट में रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर टेनिडियम जो होता है उसके साथ तंत्रिका तंत्र का भी जुड़ाव होता है, और यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का जो जुड़ाव होता है उसमें प्लूरल और सब इंटेस्टाइनल गैंग्लियन की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो यहाँ आकर के जुड़ती हैं। तो ये था गिल, मोनोपेक्टिनेट गिल की संरचना। अब अगला डायग्राम जो है वो एक ब्रेंकियल लेमिला को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हिस्टोलॉजिकली हर ब्रेंकियल लेमिला यहाँ पर जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। पहले प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उन्हें नॉन सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, यानी इन कोशिकाओं के ऊपर कोई भी तंतुनुमा संरचनाएं उपस्थित नहीं हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं उनको सिलिएटेड कॉल्यूमिनर सेल्स कहा जाता है। ये वो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं जिन कोशिकाओं के साथ सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। दोनों एपिथेलियल लेयर्स यहाँ पर जो हैं उनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कुछ ग्लैंडुलर कोशिकाएं भी यहाँ पर उपस्थित होती हैं। नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे गिल लेमिलास जो हैं या ब्रेंकियल लेमिला जो होती है ये संयोजी ऊतक के साथ जुड़ी होती है, जिसका नीचे की तरफ जुड़ाव म्यूकस फाइबर्स यहाँ मौजूद होते हैं, और पैलियल एपिथेलियम यानी कि मेंटल मेम्ब्रेन के साथ ये स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पर अटैच्ड होता है। तो बच्चों ये 3 डायग्राम्स हैं। पहला डायग्राम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाइला के रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन में काम आने वाला ऑर्गन सिंगल गिल, गिल की विस्तृत संरचना का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रेंकियल रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि गिल की सहायता से श्वसन क्रिया को कैसे संपादित किया जाता है। एक बार पुनः हम पहले वाले डायग्राम की तरफ चलते हैं। एक बात यहाँ पर और है कि जब भी जल का जो प्रवेश होता है वह जल का प्रवेश ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर पहले पल्मोनरी चैम्बर के पास से होता है। पल्मोनरी चैम्बर और ब्रेंकियल चैम्बर दोनों में ही ये जो मेंटल मेम्ब्रेन है आइस के पास, यहाँ पर 2 विशेष संरचनाएं बनती हैं, और वो संरचनाएं जो होती हैं उनको न्यूकल पाली या सूडोपोडियम कहा जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। मेंटल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके थ्रू वाटर की एंट्री होती है। वाटर यहाँ पर जो एंटर होता है उसको इस पत्तीनुमा संरचना के नीचे से होकर गुजारा जाता है, और उसके पश्चात ये जो होता है वो ब्रेंकियल चैम्बर तक पहुँचता है। तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का जो तरीका है, इसके अंदर मोनोपेक्टिनेट गिल जो होता है उस गिल के बाद में गिल की सहायता से यहाँ पर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो काम करता है। लेफ्ट सूडोपोडियम यानी कि लेफ्ट साइड वाला चैम्बर पल्मोनरी चैम्बर है, वहाँ पर जो सूडोपोडियम न्यूकल लोब को ही कहते हैं। इस संरचना की सहायता से पानी का प्रवेश जो होता है वो ब्रेंकियल चैम्बर में होता है। लेफ्ट सूडोपोडियम यानी कि पल्मोनरी सैक वाला चैम्बर जहाँ होता है वहाँ पर ये न्यूकल लोब उपस्थित होता है। हमने अभी चित्र में देखा पल्मोनरी सैक जो होता है उसके नीचे की तरफ एक ऑस्फेरिडियम पत्तीनुमा संरचना उपस्थित थी जो जल की रासायनिक जांच करती है। वाटर यहाँ से ट्रेवल करता है और उसके बाद में एपिटीनिया या पर्दे के नीचे से होता हुआ गिल तक जाता है, और गिल की सारी पट्टिलिकाओं या लेमिलास के ऊपर से होकर के गुजरता है। यहाँ पर ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है जो कि जल में उपस्थित है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में छोड़ दिया जाता है। अब यूज़ किया गया जो जल है वो वापस से
राइट ब्रेंकियल चैम्बर की तरफ, यानी कि राइट सूडोपोडियम जो है, राइट न्यूकल लोब जो है, ब्रेंकियल चैम्बर की तरफ जो न्यूकल पाली बनती है, वहाँ से जल जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं फुफ्फुसीय श्वसन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन की। यहाँ पर फुफ्फुसीय श्वसन का अर्थ ये नहीं है कि इसके पास लंग्स उपस्थित हैं, बल्कि एक थैलेनुमा संरचना है जिसे पल्मोनरी सैक कहा जाता है। जब पाइला जमीन पर रहता है तो उस समय पर यह पल्मोनरी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को संपादित करता है। पल्मोनरी सैक जो होता है, इसकी दीवारें जो होती हैं, इनमें ब्लड कैपिलरीज प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती हैं। वायु का प्रवेश जो होता है वो पल्मोनरी सैक के अंदर होता है, और ये वायु के प्रवेश के लिए भी यहाँ पर लेफ्ट सूडोपोडियम यानी कि लेफ्ट न्यूकल पाली जो यहाँ पर ट्यूबनुमा संरचना के रूप में, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर की तरफ निकल जाती है। वायु का प्रवेश वहाँ से होता है। वायु जो होती है या एयर जो होती है वो पल्मोनरी सैक में आती है। वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस का परफॉर्म होता है, और उसके बाद में एयर जो होती है उसको वापस से पल्मोनरी सैक से बाहर भेज दिया जाता है। तो सिंपल डिफ्यूज़न या विसरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर ये प्रोसेस जो होता है वो संपन्न किया जाता है। मेंटल कैविटी का ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में यहाँ पर पल्मोनरी चैम्बर जो होता है, इसकी डोर्सल वॉल पिगमेंटेड होती है, जबकि इसकी वेंट्रल साइड की वॉल्स जो होती हैं वो क्रीमिश वाइट ही कलर की होती हैं। वॉल्स जो होती हैं वो हाईली मस्कुलर, हाईली वेस्कुलर होती हैं, और इसी कारण से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मदद करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात यहाँ पर करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का डायग्राम देखने से पहले हम पल्मोनरी सैक की वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। आउटर वॉल ऑफ पल्मोनरी सैक जो होती है, एपिथेलियल लेयर यहाँ मौजूद है, मसल फाइबर्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ब्लड स्पेसेस यहाँ पर उपस्थित होते हैं, संयोजी ऊतक पाया जाता है। तो ब्लड स्पेसेस की उपस्थिति के कारण हाईली वेस्कुलर होती है, मसल फाइबर की उपस्थिति के कारण संकुचन की प्रचुर क्षमता होती है, और इसी प्रकार से यह पूरे तरीके से इस तरीके से तैयार की गई जाती है कि भी ये श्वसन क्रिया को डिफ्यूज़न के प्रोसेस की सहायता से संपन्न कराती है। अब देखते हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, और एरियल रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन, लेफ्ट न्यूकल लोब यानी कि पल्मोनरी सैक जिस तरफ है, लेफ्ट न्यूकल लोब की सहायता से यहाँ पर वाटर जो हो रहा है वो एंटर हो रहा है। वाटर की जो एंट्री होती है ऑस्फेरिडियम के पास से ये होकर के गुजरता है। यहाँ वाटर की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के पश्चात ये वाटर जो होता है वो एपिटीनिया, ये जो बीच में बना हुआ है मेम्ब्रेन, जो कि दो चैम्बर्स के डिवीज़न का काम करती है, उसके नीचे से होता हुआ वाटर जो होता है पूरे के पूरे गिल की लेमिलास के या टेनिडियम या गिल के ऊपर से होकर के गुजर रहा है, और गुजरने के पश्चात वाटर जो होता है वो राइट न्यूकल लोब की सहायता से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर गिल के ऊपर से होने के गुजरने के पश्चात CO2 मिला हुआ वाटर बाहर चला जाता है, और नीचे की तरफ हम यहाँ पर हार्ट की प्रेजेंस को देख रहे हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल यहाँ उपस्थित हैं, यानी कि गिल के ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लड सीधा हार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है। दूसरा डायग्राम एरियल रेस्पिरेशन यानी कि फुफ्फुसीय श्वसन की क्रिया को यहाँ पर दिखा रहा है। लेफ्ट न्यूकल लोब जो होता है वो बाहर की तरफ अतिवृद्धि करते प्रोजेक्शन करके साइफन नलीनुमा संरचना में परिवर्तित हुआ। एयर की यहाँ से एंट्री हुई। एयर यहाँ से एंटर होने के बाद में एयर यहाँ से एग्जिट हो रही है। सेम प्रोसेस से राइट न्यूकल लोब की तरफ से यहाँ पर ये राइट न्यूकल लोब है जिसका यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। पल्मोनरी सैक वाले हिस्से के अंदर एयर की एंट्री यहाँ पर होती है। होने के बाद में वायु जो होती है वो यहाँ पर पल्मोनरी सैक वाले पोर्शन के अंदर एंटर करती है। पल्मोनरी सैक की दीवारें अत्यंत संवहनीय हैं, वेस्कुलर है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सीधा
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सीधा संबंध यहाँ पर हार्ट के साथ होता है, और जो एक्सपेल्ड एयर है वो वायु वापस न्यूक्लियर लोब की सहायता से बाहर निकल जाती है। तो पल्मोनरी सैक फुल्ली इन्वॉल्व है एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, जिसमें हमने दो तरीके के मोड्स देखे, वन इज एक्वेटिक एंड सेकंड इज एरियल रेस्पिरेशन। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन इज गिल, सिंगल गिल, मोनोपेक्टिनेट गिल, एंड फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन देयर इज ए पल्मोनरी सैक, एक वायुकोश बड़ा सारा, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक न्यूक्ल पाली गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को संपादित करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में नए सिस्टम के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।